और अगर वॉइस क्लियर जा रही है, सारी चीज़ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, फिर हम कंटिन्यू को जोर तोड़ से आगे कंटिन्यू करते हैं और बेहतर ढंग से हम रिवीजन के पर्पज़ से। आप लोगों को पता है कि लास्ट मोमेंट में है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग से भी सजेस्ट करेंगे 4-5 घंटे 6 घंटे आप डेली करंट अफेयर्स को ज़्यादा समय दीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि अपने एंड से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक टेक्स्ट बुक जो कि इस तरह का टेक्स्ट बुक जो कि पॉकेट जी का पता है कि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो उसी को आप रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए यहाँ तक हम आपको बता दिए थे, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक बार बता दीजिएगा जितने लोग कनेक्टेड हैं, यस नो में भी, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसको, आप उसको जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको इस तरह से दिखेगा सारी चीज़ें, और यहाँ पर लेट मी चेक की एक बार इस तरह से लाइक कर दीजिएगा। लेट मी चेक की यहाँ पर वॉइस क्लियर जा रही है। चलिए एक बार तो तीसरी रिवाइज करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो पार्लियामेंट जिसको कहते हैं सुधार अधिनियम को इसी के नाम से जानते हैं, और इसमें वायसराय यही था, पार्लियामेंट था, लॉर्ड मिंटो के नाम से जानते हैं, यानी लॉर्ड मिंटो इसको कहते हैं। यह अधिनियम जो है अरुणोदय समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में कब किया गया था, शामिल पारित किया गया था, फरवरी 1909 में पारित किया गया था। यह अधिनियम जो है फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर था, जो कर्जन की नीति को फॉलो कर रहा था। इस अधिनियम के कारण जो है तत्काल भारत का राज्य सचिव, यानी कौन था, राज्य सचिव ये था, कौन था, राज्य सचिव था, लॉर्ड मॉर्ले का सांप्रदायिकता का सिद्धांत कहा जाता है, लॉर्ड मॉर्ले का सांप्रदायिकता का सिद्धांत कहा जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को के पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार है। पहली बार वायसराय को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। पहली बार भारतीय के रूप में किसी से हुआ था, तो सत्येंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। सत्येंद्र प्रसाद की नियुक्ति कब हुई थी, तो इसी में आपको हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। चलिए आवाज़ क्लियर जा रही है, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करें। चलिए पहली बार जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीयों जिसे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिगड़ानी की नियुक्ति हुई थी। किसके, तो 2 भारतीय लोगों की नियुक्ति पहली बार किस अधिनियम में हुआ था, तो आपका केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिगड़ानी की नियुक्ति हुई थी। मुसलमानों के लिए पृथक मतदान यानी मताधिकार और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी स्कीम किया गया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, घुमा करके पूछा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, और मुरली भड़वा सिवान के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, उन्होंने कहा था कि जो बीज जो है भारत और पाकिस्तान का बीज रोपने वाला जो है यही है लॉर्ड मिंटो, जो कि कान भरने का काम किया था और एक तरह से माइंड वॉश करने का मुस्लिम लीग को जो है संस्थापक 1909 में 1906 में हुआ था ढाका में। तो इसी का सूत्रधार था, इसी के थ्रू ये किया गया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रथम भारत में जो है ब्रिटेन के सभी सांप्रदायिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। भारत पर शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, या तो भारत शासन अधिनियम 1919 कहिए या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहिए। इस अधिनियम में पहली बार जो है उदारवादी शासन उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। उत्तरदायित्व शासन का प्रयोग पहली बार किस में किया गया था, तो इसी अधिनियम में किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने की स्थापना करना था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था की थी। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को जो है केंद्र और प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप में दिया गया था, महिलाओं को जो सीमित रूप में मताधिकार दिया गया था। भारत सचिव का खर्च जो है 1793 से भारत के राजस्व को दिया गया था। अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान
किया गया था। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा सभी लोग को। एक बार जितने भी लोग कनेक्टेड हैं एक बार लाइक करके बता दीजिएगा और साथ साथ कमेंट एक कर दीजिएगा यस नो में भी, बस इतना करना है आपको। यस वॉइस इज क्लियर नाउ, एक बार सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए सभी लोग को, आप लोग को हेलो। चलिए, न्यूलेंस कार्टिज को द्वैत शासन का जन्मदाता, जो द्वैत शासन का जो जन्मदाता किसको मानता है तो न्यूलेन कार्टिज को जाना जाता है, लियोनेस कार्टिज को जाना जाता है, लियोनेस कार्टिज को जाना जाता है। बार बार बता रहे हैं ताकि आपको ये दिमाग मन मस्तिष्क में अभी छप जाए, एग्जामिनेशन हॉल तक आपको चाहे ये सारे पॉइंट्स। जिन्होंने आप जो है अपनी वर्णन पुस्तक का जो है डायरी की में लिखा था, किस में लिखा था, डायरी में लिखा था, उसने लियो कार्टिज द्वैत शासन का जन्मदाता। प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली जो है आपका स्थापना हुई थी। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, यानी केंद्र और प्रांत का जैसे राज्य और अभी केंद्र होता है उसी तरह से अलग कर दिया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था भारत सचिव को। और पहली बार सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन और तथा संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार मिला था। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा और तथा राज्यसभा का गठन हुआ था। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार जो है भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष तक एक संवैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष के पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन का भेज दिया गया था, क्योंकि 10 वर्ष बाद 1929 में होता 1929 में, बट 2 वर्ष पहले इसकी भेज दिया गया था। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक विभाग, उद्योग और सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। आरक्षित विषय जैसे रक्षा हो गया, अब डिफेंस इसको कहते हैं, विदेशी मामले, वित्त हो गया, टैक्स हो गया, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, उद्योग, विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक का कल्याण और सार्वजनिक सेवाएं, यानी बड़े बड़े जितने भी चीज़ें थे वो आरक्षित कर लिया था, रिजर्व कर लिया गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन को असंतोष प्रस्त यानी निराशाजनक कहा था किस अधिवेशन को, तो 1919 को अधिवेशन को। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा था। लोकमान्य तिलक, ये कई क्वेश्चन अगर आ जाएगा लोकमान्य तिलक किस अधिवेशन को कहते हैं तो 1919 के अधिवेशन को, 1919 अधिवेशन या फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, इसे कहा था इस अधिवेशन में ने जनता के लिए नवीन आपका बंधन गांठ दिए हैं, नवीन बंधन गांठ दिए हैं, तो किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत में द्वैत शासन पर आपको जो है समाप्त कर दिया गया था। आपको स्टार्ट हुआ था 1929 में और इसको समाप्त कर दिया था। स्टार्ट करने वाला कौन था, बंदा को मैंने अभी बताया था, याद रखने के लिए मैंने बताया था, लिनियोस कार्टिस के रूप में, लिनियोस कार्टिस। निकोलस पूर्णन आपने क्रिकेट देखा होगा तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं, जो है द्वैत शासन, वो दोनों तरफ छक्का मार लेता है, ऑफ में भी और मतलब ऑफ साइड में, लेग साइड में भी। इस तरह से निकोलस पूर्णन से निलोन कार्टिस के नाम से द्वैत शासन, किसी तरह से आप याद करने के लिए हम बस बता रहे हैं। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर जो है केंद्र में द्वैत आपका जो है शासन प्रणाली लागू किए गए थे। द्वैत शासन आपको समाप्त कर जो है केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली लागू की। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला था इसमें। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जिसको अभी वर्तमान में कहते हैं, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1935 के अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम में ही आपका था, देख सकते हैं कब किया गया था। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय
यानी केंद्र और संघ जो है आपका प्रांत के जो है एक साथ मिलेगा, इसको संघीय न्यायालय के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को, यानी बर्मा जो है उसमें इंडिया का पार्ट था लेकिन इसको अब हटा दिया गया। बर्मा को जो है अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा कब हुआ था भारत? 1935 अधिनियम के तहत ही क्वेश्चन आता है। और ये कब हुआ था? तो 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से अलग हट करके उड़ीसा बना था इसी नियम आपका जो है शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम द्वारा जो है 11 राज्यों में से 6 बंगाल जिसे आपका हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था आए शुरू की गई थी। यानी 2 सदन यहाँ पर चलेगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था चली गई थी। इस अधिनियम में 14 भाग हुए, 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। 3 जो है जिसे संघ सूची आपको जिसमें 59 विषय थे। राज्य सूची आपका जो है 49 विषय है। और समवर्ती सूची जिसको कहते हैं केंद्र और राज्य दोनों साथ में मिलकर करेंगे, उसमें 36 विषय शामिल थे। तो आप याद रखिएगा कौन कौन सा है, जिसमें संख्या में यानी सिर्फ संघ जिसको कहते हैं, केंद्र जिसको कह सकते हैं, तो उसमें कितने विषय हैं? तो 59 और राज्य में 59, 49 इससे 5 कम है और 36 से आपका जो है टोटल समवर्ती दोनों साथ में, जैसे आपका शिक्षा हो गया, रोड हो गया, ये दोनों मिला करके करते हैं। आपका अवशिष्ट शक्तियाँ जो है जितने भी, अब मान लो कोई एक एक्सेप्शन में आ जाएगी, कोई अवशिष्ट शक्तियाँ या नई कोई चीज़ आ गई तो गवर्नर जनरल यानी आपका जो है गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब गया था? इसी अधिनियम के द्वारा था। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र आपका यानी दास्ता का चार्टर भी कहते हैं। पंडित नेहरू ने 1935 को क्या कहते हैं? तो दास्ता का घोषणा पत्र यानी कि गुलामी का एक तरह से दास्ता पत्र है। नेहरू जी बोलते हैं 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी है के समान है, यानी इसमें ब्रेक है ही नहीं, बिना ब्रेकों वाले इंजन के समान। किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना कहता है पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बूढ़ा, बिल्कुल अस्वीकृत है। यानी कि अपने तरह से वो अपने जिस तरह से वो पूर्णतः उनकी जो मृत्यु होती है, आप लोग को भली बात पता होगा, स्टोरी मैंने लास्ट क्लास में बताया है। तो उनकी बॉडी भी सड़ गई थी, उसी तरह से उन्होंने बोलते हैं पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बूढ़ा हुआ, बिल्कुल अस्वीकृति। किसका करना है? तो ये आपका 1935 अधिनियम से उनको कहते हैं। कौन कहता है? तो कायदे आजम के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। मदन मोहन मालवीय के शब्दों में कहता है ये एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक, अंदर से खोखला है। ये अपने देखिए इनके शब्दों में ही पता चल रहा है कि कौन कितना सड़ा हुआ, कौन अच्छे इंसान है। तो मदन मोहन मालवीय जो कि BHU के संस्थापक थे, 1916 में जो है आपका BHU बनाया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। तो ये आपका ये एक्ट जो है ऊपर से लोकतांत्रिक है यानी अच्छा, लेकिन अंदर से खोखला। एक कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा, ऊपर से वीटपाट अंदर से मुक्का काटे, उसी तरह से है ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनल राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। तो क्वेश्चन आता है उसमें कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान का कौन बनता है? तो जिन्ना। भारतीय रियासतों का अधिकार था वो तो ताकि भारत और पाकिस्तान में सम्मिलित हो सके या स्वतंत्र रहे, उन लोगों को मौका मिला था। दोनों डोमिनल राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार हुए ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। मतलब ब्रिटिश उसमें भी सोचता कि चलो ये आप तो फूट डालो राजनीति कर ही रहे हैं। पहले तो बांग्लादेश से हमने बिहार को डिवाइड किया, फूट डालो राजनीति किया 1905 में कर्जन के द्वारा, और फिर पार्लियामेंटों ने बीज डाल दिया आपको मुस्लिम लीग को अलग करके। फिर उसके बाद आता है माउंटबेटन, तो पाकिस्तान को डिवाइडेड किया गया। पाकिस्तान अभी भी अंग्रेजों के मन में ये है कि अगर इन दोनों में से, पाकिस्तान में से या फिर इंडिया में से कोई एक मेरे अधीन रहना चाहे स्वेच्छा से तो रह सकता है, तो लेकिन दोनों में से कोई नहीं रहा। चलिए, ब्रिटिश अधिनियम से इन दोनों राष्ट्रों को तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वे राष्ट्र द्वारा कानून ऐसी सहमति ना दे। दोनों राष्ट्रों को यह अधिकार था कि संविधान के निर्माण या क्रियान्वयन तक के वो अपने संविधान सभा बना सकते थे। यानी वो ऊपर से देख रहे थे
और अपना कानून बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए ये उनको मौका मिल गया था। भारत सचिव पद समाप्त कर इनकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों का राज्य सचिव को सौंप दी गई थी। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा की विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी। इसके अंतर्गत शाही उपाधि भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार विधानसभाएं कार्य करेगी। बंगाल एवं पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए थे और 229 ब्रिटिश प्रांतों में और 70 जो है देसी रियासत से थे। ये दोनों मिलाकर के देखेंगे तो 299 सदस्य बने थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य जो है 55 संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत जो अभी वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश मानते हैं। देसी रियासतों में सर्वाधिक आपके सदस्य जो है मैसूर थे। देसी रियासतों में सर्वाधिक स्वतंत्रता आपका जो अधिनियम 1947 के कम्युनिस्ट पार्टियों ने दास्तां का घोषणा पत्र कहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या बोला था? दास्तां का घोषणा पत्र। अब संविधान का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार सभी लोग अपना जितने लोग अभी जुड़े हुए एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है बीपीएससी 71 से लेकर के सभी जगह ये हेल्पफुल रहेगा ये सीरीज। एक बार सभी लोग बता दीजिएगा जितने लोग हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। और यहाँ तक अभी तक मैंने पॉलिटी का या फिर हिस्ट्री का जो भी कंप्लीट करवाया है प्ले लिस्ट बना हुआ दिया गया, वहाँ से आप जाइए, उसको देखिए, पूरा आप यूज कीजिए अपने एंड से। यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़, आप इसको लाभ उठा सकते हैं। चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का जो है दर्शन 1895 बंगाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज्य विधेयक में होता है। सर्वप्रथम जो है आपका किसके द्वारा, क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जो है दर्शन या गठन करने का जो है किसके मन में विचार है, तो स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किससे उदारवादी नेता थे या गर्मवाद आपका जो है उग्रवादी थे? आप लोग कॉमेंट बॉक्स बताइएगा। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया, 1922 में आपको जो है 1922 में यानी 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था। आप लोग बताइए गया का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सॉरी मतलब बिहार में गया जो कि वर्तमान नाम आप गया जी कर दिया गया। तो गया जी में यानी कि गया में उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये यंग इंडिया में इसने लिखा था, किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। यंग इंडिया में किसके द्वारा थी? क्वेश्चन आता है कि इंडिया पत्रिका के जो संपादक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया? एक यंग इंडिया है और एक दूसरा है आपका न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? न्यू इंडिया 1916 में लिखा गया था। न्यू इंडिया बताइएगा। एक लेडीज के द्वारा है जो कि पहली आपको मैं हिंट दे देता हूँ, वो फर्स्ट फीमेल कांग्रेस अध्यक्ष है। आप लोग कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, फर्स्ट फीमेल यानी महिला। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों को जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्य इस सभी जो है गैर भारतीय संवैधानिक आयोग पर नियुक्त किया गया था, जिसमें कोई भी भारतीय था नहीं, सभी जो गैर भारतीय थे, जिसके अध्यक्ष जो थे जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में किया गया था। आयोग 1937 में रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में था द्वैध शासन की समाप्ति होगा, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की वृद्धि होगी, सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति रखना होगा, आपका संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की गई थी। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इससे पर जो है लॉर्ड बैकलहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण बनाने की आपको चुनौती दे दिया था। किसने दिया था? एक क्वेश्चन आता है कि चुनौती किसने दिया था भारतीयों को कि आपका कोई जो है बना करके दिखाओ, अपना संविधान तो बना करके दिखाओ, तुम राज करना चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, तो कुछ औकात है तुम्हारी में। इस तरह से उन्होंने कौन ललकारा था भारतीयों को? तो लॉर्ड करना नहीं चाहिए, कुत्ता जो है यानी कि लॉर्ड बैकलहेड है। लॉर्ड बैकलहेड ने क्या कहा था? तुम्हें चुनौती दिया था आपका संविधान निर्माण करने के लिए। भारतीयों को में संविधान बोध नहीं है, वो कहता था कि भारतीयों को संविधान का बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस आपका चुनौती को स्वीकारा किया, जो कि और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए ग्लोबल में सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इन्होंने रखा था, हैडर ने बोला था अगर आप लोग
कोई भी एक संविधान बना देंगे और उसमें 100% स्वीकृति मानी जाएगी आप लोग के ही थ्रू, आप इंडियन के ही थ्रू, तो उसको स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई भी उसको अस्वीकार करता है किसी भी कारण से, XYZ रीजन से, तो उसको हम हटा देंगे। तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के पिता के थ्रू, जवाहरलाल नेहरू के पिता यानी मोतीलाल नेहरू के थ्रू, उसको ही नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था अपने मतों के थ्रू। तो देख सकते हैं नेहरू की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। 1928 में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके सभापति अध्यक्ष जो थे आपका मोतीलाल नेहरू जी थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया। इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, अपने ही नाम पर रखा था टाइटल नेहरू रिपोर्ट का। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं लगाना है, मोतीलाल नेहरू इनके पिता थे। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 में के द्वारा गया था। तो ये राय जी जो थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन औपचारिक रूप से अगर बात करें तो संविधान सभा का विचार का सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा आया था? किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो उपज आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, किसके दिमाग में आएगा? एप्पल ऊपर गिर रहा है नीचे जा रहा है, तो सोचने का जो काम पहली बार किसने किया था? तो वो है मानवेंद्र नाथ, एमएन रॉय कर सकते हैं या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से। आप कई बार आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है मल्टीपल टाइम कई एग्जामिनेशन में। एमएन रॉय कौन है? 1934 में। चलिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। कब किया था? उसके बाद मांगी और तेज हो गई थी 1934 में। 1938 में कांग्रेस के तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान द्वारा बनाया जाना चाहे जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। तो इनका कथन था। तो 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और 1938 में जो आपका अधिवेशन कौन कर रहे थे? तो आपका सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1934 में। आप लोगों को पता है कि वहां से प्रभु सीतामढ़ैया को जो है गांधी जी के सदस्य थे और सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ था इलेक्शन, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि ये मेरी हार है और एक मुट्ठी में से कांग्रेस से बड़ा आपका संविधान जो है आपका संघ बना करके दिखाऊंगा। तो इसमें फिर हरिपुरा मतलब गांधी जी के बीच और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतलब मतभेद होने के कारण, मनभेद था, मतभेद कर सकते हैं। तो मतभेद होने के कारण उन्होंने सोचा कि गांधी जी को कष्ट हो रहा है, यानी कि मन से दुखी हैं, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उसको नेतृत्व करते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन आया अभी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। यहाँ तक किसी को डाउट है कि किसी को क्वेश्चन है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल तक याद रहे सारी चीज़ें। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव की अध्यक्षता के समय कौन था? अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। यानी कि लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह, जिसे 1914 से 1918 के बीच में गांधी जी बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों के प्रति जो है लड़ाई के लिए भेजा था, उसी तरह सोच रहे थे कि कुछ एक और लॉलीपॉप देंगे 1940 में और 40 में, ताकि भारतीय हमारे तरफ से लड़ाई करें और हम वर्ल्ड वॉर जो है जीत जाए, यानी विश्व युद्ध जीते हैं। उसके बाद फिर भारतीयों को फिर से कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। तो लेकिन इन्होंने अब होशियारी कर दिया, कांग्रेस वालों ने अब सबल हो चुके हैं, क्योंकि गरम दल और नरम दल और कई लोग जो है सुभाष चंद्र फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर चुके थे। तो काफ़ी तरह से वो जापान और जर्मनी भी काफ़ी तरह से, हिटलर काफ़ी तरह से उनको अंग्रेजों को कूटा था, जो कि आर्थिक रूप से वो लोग सबल नहीं हो पाए थे। उसमें आर्थिक रूप से जो है निर्बल हो चुके थे, आर्थिक रूप से निर्बल होने गए थे, इकोनॉमिकली क्राइसिस हो चुका है इंग्लैंड को। तो आखिर रूप से फिर लास्ट में जो है भारत को आज़ाद करके भागना पड़ा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखें। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दोनों बोलते हैं, जो देख सकते हैं कान भरने वाला जो है जन्मदाता है मौलवी मिंटो सुधार, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है आपका लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो अध्यक्षता में जो लाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में बोले थे कि हम कर देंगे, बाद में खत्म होगा तो फिर कुछ हम देंगे, रियायत देंगे या फिर आपको स्वतंत्रता प्राप्त देंगे या आपको साथ में मिलकर करेंगे राज इंडिया पर। तो बोले दोनों तरह कांग्रेस और मुस्लिम ये दोनों मेन रूप से पूरे इंडिया पर लीड कर रहा था, तो दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
क्रिप्स मिशन आया था, फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव जिसको कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टेफन क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात कही गई। फिर से एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही थी कि चलो हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव में बात करते हैं, फिर एक और देंगे बिबल आएगा योजना, उसमें हम बातें करेंगे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को जो है दिवालिया बैंक का बिना किसी तिथि का चेक कहा। इस प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया था, भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कहा गया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का बिना तिथि का चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो इसी को कहते हैं। इस प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन 1946 योजना जो है संविधान सभा का गठन हुआ। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। कौन थे इसमें आपका कैबिनेट मिशन के समय? तो आपका सर क्लेमेंट एटली था। एटली याद रखिएगा, एटली से याद रखिएगा। 1945 में जो है आम चुनाव हुआ था, लेबर पार्टी की तरफ से ये लड़ रहे थे और उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 22 जनवरी 1946। कब लिया था? किसने लिया था? एटली ने। किससे पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से लिया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 का 22 जनवरी 1946। यह कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को भारत आया, क्योंकि पानी के जहाज से आता था, इसको समय लग जाता। कितना समय लगा? तब 22 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य तो आपका पैथिक लॉरेंस था, जिसके अध्यक्ष थे स्टेफन क्रिप्स था, व्यापार आपका बोर्ड के अध्यक्ष था, और AB अलेक्जेंडर नौसैन्य मंत्री था। 16 मई 1946 को इस मिशन के एक नए पेश की योजना की मंत्रिमंडल की आपका मिशन योजना कहते हैं इसको, भारतीय संविधान सभा। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित होंगे और 93 जो है सदस्य जो है देसी रियासतों के से मनोनीत किए जाएंगे। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनियल ऑस्टिन्स का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस भारत था, यानी उसका करना था मात्र एक लीडिंग जो था कांग्रेस जो कर रहा है वही है, सर्वा जिसको कहते हैं। कांग्रेस सभा जो है जब संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसका कहना था ये? द ग्रेनियल ऑस्टिन्स का था, ऑस्टिन्स का। 1946 में संविधान सभा के लिए विभिन्न संपन्न चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। पूर्वी बंगाल जो आपको पता है कि ये बंगाल का हिस्सा जो इस तरह से डिवाइडेड हुआ, तो जिसके पश्चिम बंगाल बचा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल इसके नाम से अभी भी जानते हैं। और ये अभी बांग्लादेश बन गया, ढाका चला गया उससे। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया। डॉक्टर अंबेडकर जी को आपका संविधान सभा में शामिल होने के लिए पुणे संसदीय सीट पर MR जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 अगस्त 1946 को दिल्ली में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी ये भी बिहार से ही थे। और उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था, जिसमें अस्थायी कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समानतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई थी। तो टोटल कितने पर हुआ था सीटों पे इलेक्शन? तो 296 सीटों पर हुई थी, और जिसमें से 208 कांग्रेस को प्राप्त हुआ और 73 आपका मुस्लिम लीग को और 15 आपका स्वतंत्र सदस्यों को हुआ। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 163 हिंदू था, 80 मुसलमान, 6 पिछड़ी जनजाति का, 6 आपका भारतीय ईसाई और आपके 31 अनुसूचित जाति और 3 पारसी और 3 एंग्लो इंडियन थे।
देख सकते हैं यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। 208 आपका कांग्रेस को मिला था, मुस्लिम लीग 73 थे, निर्दलीय आपका स्वतंत्र रूप जिसको कहते हैं 8 थे, और यूनिलिस्ट आपके 1 थे, यूनिलिस्ट मुस्लिम आपका 1 थे, यूनिलिस्ट आपका शेड्यूल कास्ट आपका जिसको कहते हैं SC ये 1 थे, कृषक प्रजा पार्टी आपके 1 थे, अनुसूचित जाति संघ 1 थे, और सिख गैर कांग्रेसी जो 1 थे, और सांप्रदायिक 1 थे। टोटल 296 आपको मिल गया। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और केवल 111 सदस्यों ने भाग लिया था। 296 में सिर्फ 211 लोगों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था, यानी 73 सदस्य तो यहीं से गायब हो गए थे, 73 सदस्य यहीं से गायब हो गए थे, 73 सदस्य, और कुछ जो है जो स्वतंत्र थे वो भी भाग नहीं लिए थे। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई जो है परमानेंट जिसको कहते हैं अध्यक्ष चुना गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार किसको? तो BN राव। ये क्वेश्चन आ चुका है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद फिर देख सकते हैं 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिलता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को स्वीकृति मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना बना है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल कर क्या बनता है? तो प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों या अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया गया। संघ शक्ति समिति जिसको संघ शक्ति समिति डॉक्टर आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी संघ वाले हैं वो पंडित नेहरू होंगे। संघ और संघीय संविधान दोनों जो है पंडित नेहरू हैं, नेहरू जी को। और प्रांतीय संविधान में जो है आपका सरदार वल्लभ भाई, प्रांतीय जितने भी प्रांत से जितने भी एकजुट करने का काम करते कौन है? तो आपको पटेल जी है। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं संबंधित परामर्श कौन है? तो आपका ये भी पटेल जी के पास है, आपका पटेल भी। इस समिति के 2 उप समिति भी हुए थे। इसके 2 उप समिति कौन हुए थे? मौलिक अधिकार उप समिति हुए थे और एक अल्पसंख्यक उप समिति हुए थे। तो आपको मौलिक अधिकार वाले हो गए JB कृपलानी, ये भी बिहार के रहने वाले थे, और अल्पसंख्यक आपका उप समिति जो है आपका SC मुखर्जी है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका संचालन समिति प्रक्रिया आपका, और समिति जो है देख सकते हैं समिति लास्ट में लगा हुआ, तो कौन चला रहा था? राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति कौन है? तो नेहरू जी के पास है। अन्य समितियां जितने भी राज्यों के लिए समिति है अन्य समितियां जो नेहरू जी के पास। कार्य संचालन आपकी समिति जो है KM मुंशी। आपका KM मुंशी, याद रखें KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन है? तो आपका GB मावलकर। संविधान सभा के कार्यों के लिए, संविधान सभा के लिए यानी कि जितने भी, तो GB मावलकर को बनाया गया था। सदन समिति आपका P पटाभी सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष। ये सीतारामैया वही थे जो कि 1939 में सुभाष चंद्र के विरोध में विपक्ष में लड़े थे, जिनको बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज संबंधित आपका तत्पर समिति कौन है? तो आपका डॉक्टर निर्प्रदेश है। प्रारूप समिति देख सकते हैं 29 अगस्त 1947 को बैठा। प्रथम बैठक आपका 30 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इसमें सहित जो 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर थे, N गोपाल स्वामी अयंकर थे, अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और आपका माधव राव थे जिसको BL मिश्रा की जगह मिला था। TT कृष्णमूर्ति जो डॉक्टर PL खेतान की जगह मिला था, DP की था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो सभा द्वारा अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था या स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके कुछ जो है 16 अनुच्छेद प्रावधान, जैसे अंतरिक्ष संसद, नागरिकता और स्थायी संक्रमण कालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो लागू इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आपको 1950 को 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस देख सकते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस जो आपका 26 नवंबर 1915 को मनाया गया था। सब कब से मनाया जा रहा है? तो 26 नवंबर
जो है 2015 से मनाया है। पहला संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1915 से, 26 जनवरी 1915 से, 26 जनवरी 1915 से। आई होप कि क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत आ रही, कोई डाउट आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट, एनी बेसेंट, यस सैनिक, वेरी गुड, एनी बेसेंट। चलिए, और जो लोग भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग बताइएगा साथ ही साथ। यस एनी बेसेंट कल जो कि आपका पहला महिला जो थी कांग्रेस के अध्यक्ष, वो क्वेश्चन मैंने पूछा था, सही बता रहे हैं। संविधान निर्माण में जो है कितना समय लगा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथ ही साथ, ताकि आपको याद हो जाए यहीं पर। तो आपको 2 वर्ष 11 महीने, 11 मास कर सकते हैं या महीने कर सकते हैं, 18 दिन लगा था। कितना? तो 2 वर्ष। इसको दिनों में कितना करेंगे तो दिन बना आप बताइएगा, 3 टोटल दिन कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनकर के लागू होने से 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन का समय लगा लागू होने में, क्योंकि आपका बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950, लेकिन कुछ महीने और रुक गए थे कि आपका दिसंबर और जनवरी। रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि आपको उसी दिन 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जो कि रावी नदी के तट पर आपका लाहौर में बनाया गया कि स्वतंत्रता दिवस तब से मनाना शुरू करेंगे। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और पूरी तरह से लागू किया गया था। कब से किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। 26 और संविधान दिवस पहला बार कब से मना रहे हैं? तो 2015 से। कब बन करके तैयार, कितने दिनों? तो आपका ये क्वेश्चन याद रखेगा कि पूरे लागू बन करके हुआ था 3 साल 1 महीना 16 दिन, 3 साल 1 महीना। ये क्वेश्चन नहीं बनाया था, हो सकता बन जाए। विश्व के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। तो कितने? 7 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। इसमें टोटल कितना खर्चा लगा था? तो 64 लाख रुपये जो है खर्चे लगे थे। व्यय या खर्चा कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर। इसके प्रारूप में 114 दिन तक विचार किए गए थे। प्रारूप में कितने? तो 114 दिनों तक विचार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कि चलो आज अंतिम बैठक करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन यानी एक दिन छोड़ करके 26 जनवरी, यहाँ पर गलत लिखा गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिणत कर दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो 2 चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीय गीत और गान आपका 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, अपनाया गया था। और आपका राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि जो तिरंगा हम लोग फहराते हैं, कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाएं सदस्य थी, जिसमें से अधिकतर कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय जो है केवल 8 महिलाएं ने हस्ताक्षर किया था। कुछ लोग कोई मृत्यु भी हो गई थी, कई लोग यहाँ छोड़ भी चले चुके थे, तो इसलिए मात्र 8 लोगों ने साइन किया था। टोटल 15 लोगों ने भाग लिया था और 8 लोगों का साइन जो अंतिम रूप से बनकर तैयार हो गया। तो देख सकते हैं कई लोग, जब आप म्यूजियम में देखेंगे, सबसे पहले साइन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, बाकी मंत्रियों ने किया था। तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। आपका राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले इनके पास था, यानी विदेशी मामले जिसको कहते हैं अभी, जैसे शंकर अभी विदेश मंत्री है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना और प्रसारण मंत्री इनके पास था। गृह यानी होम मिनिस्टर जिसको कहते हैं अभी, जैसे अमित शाह हैं। और जॉन मिथाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। बिहार में खाद्य और कृषि ही अभी तक वही है सबसे ज़्यादा, तो इनको याद करना ज़्यादा कठिन है आप लोग के लिए। राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति के साथ साथ इनके पास खाद्य और कृषि था। जॉन मिथाई को आपका उद्योग और आपूर्ति मंत्री यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉन मिथाई को दिया गया था। जगजीवन राम, नाम से पता चला है राम यानी श्रम के लिए श्रम मंत्री थे। श्री राजा गोपालाचार्य को शिक्षा और कला दिया गया था। शिक्षा और कला किसको दिया था? तो आपका शिक्षा और कला। सरदार बलदेव सिंह, नाम से पता चल रहा है बलदेव, बल यानी देव होगा, तो रक्षा के लिए इनको दिया गया था रक्षा मंत्री। आसफ अली को रेलवे और परिवहन मंत्री। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रेलवे और परिवहन मंत्री किसको दिया गया? तो आसफ अली को मिला गया था। और नेक्स्ट है अब्दुल निस्तार, डाक और वायु दिया गया था, डाक और वायु के लिए। लियाकत अली खान वित्त मंत्री दिया गया था, फाइनेंस। और CH भाभा जिसको कहते हैं होमी जहांगीर भाभा के नाम से जानते हैं, ये खदान और ऊर्जा के मंत्री जो है आपका
नेक्स्ट है गजनफर अली खान, स्वास्थ्य को मिला। जोगेंद्र नाथ मंडल आपका विधि थे। और आई चुंदरीगढ़ आपका जो है वाणिज्य मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट है आज़ादी के बाद जो है मंत्रिमंडल का ये अंतरिम थे, ये सारे जो अंतरिम गठन हुआ था 1946 में, यानी कि समय अभी जो आज़ादी नहीं मिला था उसके दौरान ही। अब आज़ादी के बाद जो है पहला मंत्रिमंडल बैठा था, उसमें कौन कौन से क्या किस मंत्री को मिलता है, जैसे नेहरू जी को आपका प्रधानमंत्री मिला था, राष्ट्रमंडल में था, विदेशी मामले मिला था, सेम चीज़ें है, और वैज्ञानिक शोध भी इनके पास आ गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना गृह आपको जो है गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले मिले थे। राजेंद्र प्रसाद को सेम है, कृषि और खाद्य, वो भी पहले भी सेम था, आज भी सेम है। और नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद, अब शिक्षा मंत्री जो है अबुल कलाम आज़ाद बन जाते। इसमें जो थे कौन थे शिक्षा मंत्री और अंतरिम में मंत्री में, तो आपका राजा गोपाल जी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा तो कौन थे, शिक्षा और कला था, शिक्षा और कला राजा गोपालाचारी, श्री राजा गोपालाचारी। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मिला था। उसके बाद रेलवे और मुझे ये क्वेश्चन अगर अंतरिम पूछेगा तो आप लगाएंगे, कौन लगाएंगे, तो रेलवे में असफली। और दूसरा अगर आज़ादी के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डॉक्टर जॉन मथाई को बनाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका बी आर अम्बेडकर विधि मिला थे, यानी कानून मंत्री इनको मिला था। और आपको जो है पशुवन सेट्टी से याद रखेगा, सुनील सेट्टी से, और वित्त मंत्री इनको मिला था। सुनील सेट्टी के पास बहुत पैसा है, इस तरह से आप याद रखेगा। जगजीवन राम श्रम मंत्री सेम मिला है, और बलदेव जी को आपको मिला है रक्षा मंत्री, तो याद ही होगा सभी चीज़ें आपको। नेक्स्ट है आपका राजकुमार अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मिला था, अमृत कौर सब, यानी कि एच.जी. भाभा को वाणिज्य मिल गया था, और ये चेंज हुआ था, इनको ये चेंज हुआ था, याद रखिए। एच.जी. भाभा को वाणिज्य मिला था, और रफ़ी अहमद किदवई को संचार मिला था, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मिला था। और बी.एच. आपका गाडगिल को खाद्य और खनन मिला था, आपको गाडगिल को मिला था, खाद्य और खनन मिला था। और ये अंतरिम में मिला था, इनको मिला था एच.जी. भाभा को। तो दोनों आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा की पहला महिला सदस्य कौन थी, तो अम्मू स्वामीनाथन थी, मद्रास से, ये कांग्रेस के दल से थे। दक्षिणी आपका वेलायुथन जो मद्रास से कांग्रेस से थे। आपका दुर्गाबाई देशमुख आपका मद्रास से, ये कांग्रेस के सदस्य थे। हंसा मेहता आपका मुंबई कांग्रेस से थे। अब मालती चौधरी आपका उड़ीसा से थे, कांग्रेस के ये भी थे। और सुचेता कृपलानी ये आपको यूपी से थे, और ये आपका कांग्रेस से। और विजय लक्ष्मी पंडित आपका थे, विजय लक्ष्मी पंडित आपके नेहरू पंडित के जो थे उनसे संबंधित भांति शायद कांग्रेस से, आपको यूपी से। तो यूपी से 2 थी महिला, उड़ीसा से 1 थी, 2 मुंबई से, बाकी 2 उधर आपका मद्रास, जो कि वर्तमान में भी चेन्नई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सदस्यता का जो है, जैसे आपका पूर्णिमा बनर्जी से आपका उत्तर प्रदेश कांग्रेस से थी। कमला चौधरी आपको उत्तर प्रदेश से। राजकुमारी अमृत कौर आपका सेंट्रल प्रोविंस थे, आपका कांग्रेस से। सरोजिनी नायडू बिहार से थी, आपका कांग्रेस से। लीला राय आपका बंगाल जो कांग्रेस से थे। आपका निगम अजाल आपका रसूल आपका कहाँ से थे, आपका कांग्रेस से। सरोजिनी नायडू आपका एक और अध्यक्ष भी बनी थी, ये भारतीय पहले थी, कौन से कहाँ से बनी थी, तो कानपुर से 1925 में बनी थी। कब बनी थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब बनी थी। तो लीला राय आपको बंगाल में कांग्रेस में। आपका निगम अजवाज रसूल आपका उत्तर प्रदेश कांग्रेस से। रेणुका राय आपका बंगाल कांग्रेस से। इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता था, इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ। हंसा मेहता कांग्रेस द्वारा मुंबई से नामित ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी थी। तो हंसा मेहता जो है मुंबई से आपका हुई थी, और ऑल इंडिया वीमेंस आपका कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एक बात देख सकते हैं। एजाज रसूल आपका उत्तर प्रदेश से थी। एनी मस्केरिनी देसी रियासतों में प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र महिला प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट टॉपिक चलता है संविधान की विशेषता है। ये आपका 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया, इससे अभी संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बता सकते हैं। तेज़ी से आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन अगर कंटिन्यू हम कर दें, और 8 से 10 घंटे अगर आप साथ में देखना शुरू कर दें मेरे साथ, तो आपका सारा पॉलिटी हम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग आज कंप्लीट करना चाहेंगे, आप लोग को बताइए। जितने लोग अभी लाइव है, अगर आप लोग का साथ रहेगा तो आज रात ही हम कंप्लीट कर देंगे, आज ही कंप्लीट कर देंगे। अगर आज साथ नहीं दीजिएगा तो कल करेंगे, कोई बात नहीं, परसों करेंगे, फिर तरसों करेंगे, आप लोगों को जितना डिपेंड करता है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप लोग बताइएगा, यस नो में भी कमेंट बताइएगा। 1-2 लोग भी रहेंगे साथ में तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये दे सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बार सभी लोग जितने लोग अभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, यस
इसे कंप्लीट किया जाए या ना, एक बार सभी लोग बताइएगा। चलिए थर्ड टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। एनी हाउ, जो लोग आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे ठीक है, नहीं करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में आप देख लीजिएगा। चलिए, लिखित एवं व्यापक संविधान। भारतीय संविधान का विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान। एक क्वेश्चन आता है सबसे आपका जो है बड़ा संविधान किसका है, तो आपका ये पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा संविधान इसका। मूल रूप से जो है संविधान में एक प्रस्तावना है जो 365 आपका जो है 395 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां हैं। चलिए, एकात्मकता की ओर झुका हुआ, एकात्मकता की ओर कर दें अभी। ओके, वेरी गुड। आरपी लर्न बोल रहे हैं अभी कर दें। ओके, चल जी कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बीच बीच में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे साथ साथ आप रिप्लाई भी करते जाइएगा ताकि कोई शोर ना जाए। एकात्मकता यानी कि यूनिटी की, जिसको कहते हैं यूनिटी की एकात्मकता की ओर झुका हुआ संगठनात्मक जो है शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संगठनात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषता भी है, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का मिला हुआ रहता है जिसमें, और शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में। लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद होते हैं, जिसको इसका इंग्लिश वर्जन भी है क्या? इंग्लिश वर्जन अभी नहीं, इंग्लिश वर्जन खान सर ने निकाला ही नहीं, ज़्यादातर उनका फोकस है हिंदी वर्जन में, तो आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादातर जितने भी वर्ड होता है मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, तो कोई भी अगर डिफिकल्ट होता है तो आप बोलिएगा, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, डोंट वरी। लचीला एवं कठोर, इसको इंग्लिश में कहेंगे मतलब कि फ्लेक्सिबल है और हार्ड। संविधान में समन्वय क्या हो सकता है? जितने भी आप लोगों को चाहे इंग्लिश वाले मीडियम हो, हिंदी मीडियम वाले, इवन आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डिग्रीज और ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश मीडियम, बट आप लोग के कारण मैंने ओके थैंक यू, चलिए मोस्ट वेलकम जी। मैंने सभी चीज़ों को हिंदी में पिछले 2-3 सालों से आपको बताते मेरा भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पर पकड़ बन गई है, कह सकते हैं। लचीला और कठोर संविधान में समन्वय देख सकते हैं। नम्न या लचीला जिसको कहते हैं संविधान, अनन्य यानी अगण्य यानी कि अघन्य कह सकते हैं जिसको तोड़ना है, अनन्य जिसको तोड़ना है, कठोर संविधान जिसको कह सकते हैं। ब्रिटिश संविधान नग्न संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अनन्य यानी कठोर जिसको कहते हैं, यानी हमारा जो संविधान है फ्लैक्सीबल है, लचीला है, जिससे फ्लैक्सीबल जिसको कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में बोल देता हूँ आपको, हिंदी में आप लोग समझते होंगे भली बात है। चलिए, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नैन्यता यानी जैसे कई वर्ड हिंदी में डिफिकल्ट रखता है, यानी इसको लचीला है और कठोर आपका का मिला जुला रूप है, यानी कहीं कहीं आपको फ्लेक्सिबल मिलेगा, कहीं कहीं आपको हार्ड भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस संविधान के कुछ अपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। कि मतलब राज्यों के अनुसमर्थन यानी राज्यों के जो है भी मंत्री हो, उनके द्वारा जो है सहमति, उनकी समर्थी जरूरत है। संसदनात्मक व्यवस्था, संसदनात्मक जो है आपका संसदनात्मक व्यवस्था आपको भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया था। तो क्वेश्चन आता है यानी संसदीय जो व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो क्वेश्चन आता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन जो है जिसके हम गुलाम थे, कहाँ से ग्रहण किया था, तो संसद में संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया था, संसदीय व्यवस्था आपका लिया गया था ब्रिटेन से आपका लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट है संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक गणराज्य जिसका अभिप्राय होता है यानी जिसका मतलब होता है भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जिसे अभी लोकतंत्र यानी जनता का शासन जिसको कह सकते हैं। अभी वर्तमान में बिहार से अगर आप होंगे तो देख सकते हैं बार बार ये प्रशांत किशोर जी का कहना होता कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपने लालू के बेटों के लिए वोट दिया है, लालू के लिए दिया है, जंगल राज के लिए दिया है, या फिर कुर्सी कुमार के लिए वोट दिया है, यानी मंत्री को देख करके पहले वोट दिया जाता था, मोदी के चेहरे को देख करके वोट दिया जाता था। तो अब उसको छोड़ करके अपने जनता के लिए, यानी जनता आप है, आप अपने लिए या आने वाले भविष्य में आपके बच्चे जो कि आपके आने वाले भविष्य में वो बनेंगे, वो भी एक जनता का ही पार्ट होगा, तो अपने जनताओं के लिए वोट दीजिए। वो अपने बात के कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिसका अभिप्राय होता है भारत का राष्ट्र जो है प्रमुख वंशानुगत न होकर के, जैसे अभी वंशानुगत चलने की कोशिश कर रहे हैं लालू का बेटा या कोई भी, आप किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी के पक्ष या प्रतिपक्ष में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, नो डाउट।
मौलिक अधिकार जो इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, आपका मौलिक आपका जो है संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट्स दिया गया था। वे प्रदान होंगे जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगा सकती है, यानी अभी जो मनमानी कर सकते हैं, जैसे बीपीएससी अभी मनमानी करती है। बीपीएससी 70 में आप लोगों ने देख रखा है कि किस तरह से मनमानी किया गया था, और एक तरह से 4 जनवरी वाले जो एग्जाम दिए होंगे और जो 13 दिसंबर वाले एग्जामिनेशन देने वाले, तो दोनों में डिफरेंस था। दोनों के क्वेश्चन पेपर को लेवल पता चल गया था उनको, 4 जनवरी वाले को। उसमें सिलेक्शन 20% का हुआ, एक तरफ से 6% का हुआ, तो इस तरह से होता। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आवश्यक होता है, जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के माध्यम से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत आपका समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है कहाँ से लिया गया, तो क्वेश्चन यही आता है कि कहाँ से। इसको मैं समझा भी रहा हूँ, साथ साथ बता भी रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज मैं सीधे एक लाइन में कंप्लीट कर दूँ कि क्वेश्चन क्या आता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको आयरलैंड से। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो है शासन से कोई मतलब नहीं है, बट इसका एक तरह से आपका न्यायालय से कोई भी आपका जो है मतलब नहीं है, फिर भी देश के शासन के लिए मूलभूत ये समझा जाता है। तो कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड मूल कर्तव्य हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसको इंग्लिश में वर्ड में आपको बताते जा रहा हूँ। जो भी है आरपी लर्न आप लोग को समझ आ रहा होगा, बता दीजिएगा। अगर कोई अभी तक कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आया हो तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मूल जो है किसमें, मूल संविधान में नहीं था। इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन यानी बाद में उसको जोड़ा गया था। कई लोग जैसे आपके मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं और एक और बच्चा बाद में ऐड ऑन हो गया, या फिर आपके पापा जो है गोद ले लिए किसी को तो बाद में ऐड किया गया, तो इसी तरह 3 भाई बहन हो गया आप, इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। जो है मूल संविधान में इसको जब आपका बनाया गया था उसमें आपका नहीं था प्रावधान। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसके द्वारा, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य जो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन तो किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों की भांति ही ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसका कोई भी नहीं सुना जाएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य जो कह सकते हैं कि कोई भी नहीं कह सकता है कि जैसे आपका यूपी का एग्जाम्पल है, सर जी आप क्या करते हो। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ। ओके, 42वें संविधान संशोधन, वेरी गुड। 1976 में ओनली किंग। चलिए, ऑलरेडी टीचर हूँ। आप लोग को मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आप वर्तमान में कुछ भी आप पिछले 3-4 सालों से देख सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो जो भी समय मिलता है आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। चलिए, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वरन वो धर्म आपको जो है धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ आपका भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना 1942 संविधान संशोधन 1976 जो ऑलरेडी ओनली किंग ने अभी मेंशन किया गया। ओके, थैंक यू सो मच। एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एक तंत्र आपका जो केंद्र के साथ साथ राज्यों को पर लागू होता है। एकीकृत यानी जो भी चीजें अगर लागू होता है, जैसे आपका चलिए जैसे आप लोग एक जीएसटी लगाएं तो जीएसटी आपको केंद्र में भी लगेगा और राज्य से भी, उसके सहमति से लगेगा, दोनों से आपका जो है एक तरह से आपका जो कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो है संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और राज्य कानून को राज्य न्यायालिका, यानी उनके पास जो है अलग अलग कानून है। जैसे अगर कोई बिहार का बंदा अगर किसी ने को मर्डर करता है या यूपी के बंदा किसी को मर्डर करता है तो उसके लिए भी सेम ही कानून है। 302 की धारा के तहत राधे राधे गुरु जी, सभी लोग को राधे राधे। चलिए, आपको जो सेम कानून लगेगा, जो भी
भी धारा है, अगर उसको 15 साल की सज़ा मिलता है तो यूपी वाले को भी सेम सज़ा मिलेगा, दिल्ली वाले को भी सेम सज़ा मिलेगा, या फिर आपका कोई चेन्नई से हो, मद्रास हो, सभी को। लेकिन अमेरिका में अलग अलग है। अमेरिका में जो है संघीय एक जो है केंद्र की सरकार अलग है और राज्य में है, यानी उनमें उसमें दो आपका चलता है, दो कानून उसमें चलता है, राज्य का अलग चलता है, कानून का आपका केंद्र का अलग चलता है। इंडिया में एकीकृत होता है, एकीकृत स्वतंत्रता निष्पक्ष आपका न्यायपालिका होता है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को की कार्यपालिका विधेयिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए, जिससे आपका न्यायाधीशों की कार्य की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अन्य खर्चे, संचित निधि पर आपको भारित, न्यायाधीशों के कामकाज पर न्यायाधीश आपको विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की ये शक्ति, सुविधाओं में लाभकारी परिवर्तन नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोके, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन, या कहाँ से लिया गया, मैंने ऑलरेडी बताया ये कहाँ से लिया गया, संसदीय व्यवस्था, संसदीय याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। जबकि न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत जो है अमेरिका से ग्रहण किया गया था। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। संसदीय आपका कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया। न्यायपालिका याद आ जाएगा तो आपको ये लिया गया था अमेरिका से। न्याय के रूप में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, आपने देखा हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा अपने आप को एक कह सकते हैं अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश करता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ें, लेकिन वो ज़्यादा होशियार है नहीं। इन दोनों जो है व्यवस्थाओं को अपनाने है तो आपको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो है संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ब्रिटिश संसद ने के विपरीत भारतीय संसद आपका संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद के जो है विपरीत जो है भारतीय संसद जो है संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की आपका सर्वोच्चता को महत्व देता है, यानी कि आपका न्यायपालिका जो है जिसको कहते हैं जुडिशरी कहते हैं इंग्लिश में, उसको ज़्यादा महत्व ना दे करके न्याय आपको जो संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान से चलता है हमारा देश। कई बार आप लोगों ने सुना होगा नेताओं के थ्रू कि ये किससे चलता है, ये संविधान हमारा संविधान के थ्रू चलता है। और राहुल गांधी ने आपने रिसेंटली आपने देखा होगा तो लेकर के चले गए थे अपने वहाँ पर अपनी बातें रखने के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात जो है संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि के समयक आपका प्रक्रिया का उल्लेख है। विधि के समयक आपका प्रक्रिया का क्या होगी, इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को होगा। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पूर्वावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका के संवैधानिक की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिका जो है अमेरिका संविधान के विपरीत जो है भारतीय संविधानों को एकीकृत अपनी एकहरी नागरिकता प्राप्त है। एक ही नागरिकता, जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है आपका इंडिया में कहीं भी आपका वैलिड है, एक ही। इसी तरह से कहीं भी आप चाहे एक आप अंडमान निकोबार के हो या कन्याकुमारी से हो या बिहार से यूपी से कहीं से भी हो, आपको पूरी जगह आपका एक इसके विपरीत है। जब अमेरिका में जो अलग अलग आपका जैसे राज्य का अलग बनेगा और पूरे अमेरिका का सेंट्रल का अलग जो बनता है। नेक्स्ट है वन वोट वन, जैसे आपका वन वोटर कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, या फिर एक वोट या फिर एक राशन कार्ड आपने एक इंडिया वन वोट आपका इस तरह से सुना होगा, इसी तरह से आपका बनता है, बट अमेरिका में अलग तरह से रहता है। सार्वभौमिक आपका मताधिकार। आपके भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के आपका सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान किया जाता है, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं और आपका कोई भी जन्म कहीं भी हो, आपका किसी भी जाति से हो किसी भी धर्म से हो, आपको समान अधिकार। अगर आपने वोट दिया है तो आपके वोट की संख्या एक ही काउंट होगा, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, अंबानी हो या फिर आप भिखारी हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका जो है समान आपका जो सार्वभौम मताधिकार का मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, बता देगा वोट देने का अधिकार जो है आपका 18 यानी पहले 21 साल से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत कब से किया गया था, आप लोग बताइएगा जो लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा के लिए
करने का अवसर है। जितने अल्पसंख्यक लोग हैं आपका, जिसे SC/ST लोग कहते हैं, या कमजोर या पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगता है। ये आपका समानता मिलता है। आपातकालीन प्रावधान, यानी कि जब भी इमरजेंसी कोई सिचुएशन होता है तो आपातकाल के समय जो है देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। यानी जिसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1975 के समय में जो आपका इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, या चीन भारत पर आक्रमण कर देता है, या 1962 में हुआ था, या फिर पाकिस्तान हो जाता है, कोई युद्ध हो जाता है, तो उसमें जो है कोई भी अलग कानून नहीं रहेगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा, कोई राज्यपाल नहीं होगा, पूरे केंद्र की तरफ से मोदी जी या फिर यहाँ के जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी आपको जो बोलते हैं वही रह जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और ये आपातकालीन सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, हो चुका है ऑलरेडी, जो कि भारत को संविधान को अद्वितीय आपका जो है अद्वितीय विशेषता बताता है। यानी ये फ्लेक्सिबल होने के कारण लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है। यहाँ पर कठोरता अपन बरतने की कोशिश करते हैं। जब आपका इमरजेंसी आता है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है, उसमें जो भी सारा पावर आपका केंद्र के पास चला जाता है, कहाँ पर, संघीय ढांचा के पास आ जाता है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था। आपका क्वेश्चन भी आता है कि आपातकालीन यानी इमरजेंसी जितने भी चीज़ें हैं कहाँ से लिया गया था, आपका जर्मनी से लिया गया है आपका। तो इसको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, याद करने के लिए, जैसे आपका जर्मनी, जापान से जो से जर्मनी, जो से जापान याद रखते हैं। जापान में ज़्यादातर आपातकालीन जो है घटना यानी भूकंप या इस तरह चीज़ें याद आता है। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन कहाँ से, तो जो से जर्मनी याद रखेगा, जापान, जर्मनी याद नहीं, जापान नहीं याद रखेगा बट जर्मनी याद रखेगा। हमारे संविधान के 18 भाग में जो है, भाग किस में, तो इसमें मेंशन भी किया गया, किस संविधान में मेंशन किया गया, तब भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तब भाग 18 में जो है आपात उपबंधों का वर्णन संविधान में 3 प्रकार के जो है इमरजेंसी का उल्लेख किया गया था। कैसा है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो कि 352 में मेंशन किया गया, एक संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यों के में राष्ट्रपति शासन जो कि कई बार, बिहार में 8 बार लग चुका है। सबसे अधिक बार कौन से राज्य में लगा है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वित्तीय आपातकाल जिसको 360 के तहत, वित्तीय फाइनेंशियल जिसको क्राइसिस कर सकते हैं, तो अभी तक अच्छी बात है कि भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस अभी तक नहीं देखने को मिला, तो ये अब नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है लग चुका है। और ये आपका जो संवैधानिक तंत्र की विफलता के तहत आपका 1975 में इंदिरा गांधी के समय लग चुका है। तो 2 ये यूज हो चुका है, लेकिन इसमें वित्तीय नहीं लग चुका, जो कि अच्छी बात है। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ 1991 में, हालांकि संभावना तय हो जाएगी, बट उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उसको निकाल लिए थे। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत में आपातकालीन शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में नहीं थी। कहाँ पर, तो राष्ट्रपति के पास है। डॉक्टर अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, आप लोग कमेंट में बताइएगा। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसे मूल रूप से संविधान में दो स्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, यथा केंद्र के सरकार, राज्य सरकार के पास, यानी 2 ही सरकार हुआ करती थी। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि 2 शक्तियाँ या 2 पावर होती थी, या तो PM होंगे या फिर CM होंगे, PM या CM, यानी कि केंद्र में आपको जो PM होंगे और राज्य में CM होते हैं। किंतु 70 में और 73 में और 74 में जो है, 73 में और 74 में, याद में इंग्लिश में कहेंगे इसको, 73 और 74 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको कहते हैं CA के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय आपका सरकार की व्यवस्था हो गई थी, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। तो ये अद्वितीय कह सकते हैं इसको भी, विश्व में किसी के पास भी नहीं। कब किया गया था, तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया था। स्थानीय जो आपका सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में तृतीय सरकार की व्यवस्था हो गई थी, जो विश्व में अन्य किसी के पास भी नहीं। कल्याणकारी राज्य, संविधान निर्माता ने भारत के लिए कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, आर्थिक असमता को कम करने का समान अवसर मिले। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक बार सभी लोग बताइएगा, जितने लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं, सो तो नहीं गए सभी लोग। चलिए अब मेन पॉइंट हम चलेंगे, उसमें चलेंगे, हम चर्चा करेंगे, वो है संविधान की अनुसूचियाँ। जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन कहीं पर भी, कोई क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी मैंने बताया और आपको मैंने एक विस्तार फॉर्मेट्स में भी बताया, दोनों फॉर्मेट्स में मैंने आपको कंप्लीट कराया। तो कोई क्वेश्चन है, अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलिए एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ
और जो भी बिहार एसएससी की क्लास होती है, बिल्कुल बिहार एसएससी की इससे कवर हो जाएगा। जीके जी इसमें आपको 75 क्वेश्चन आता है साइंस के साथ, और मैथ रीजनिंग भी हम आपको डिजिटल बोर्ड पर आकर के हम कंटिन्यू करवा देंगे जैसे समय मिलता है। मैथ रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका हम आपको कंप्लीट करा देंगे। रनर अप्रोच। चलिए, अनुसूची है, संविधान की अनुसूचियाँ कौन कौन सी है? ये आपका प्रथम अनुसूची, अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक आपका राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। किसमें? अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक में संघ, राज्य और संघ का जो वर्णन किसमें मिलता है? तो अनुसूची प्रथम अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट है द्वितीय अनुसूची, संचित निधि पर जो है भारतीय वेतन का उल्लेख मिलता है। संचित निधि पर भारतीय वेतन का मिलता है। चलिए, प्लीज़ बताइएगा बिहार एसएससी की क्लास कब होती है? ओके, कब होती है? आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने वीडियो को और बेल घंटी दबा लीजिएगा। कब होती है टाइमिंग हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्किंग है तो हमारे पास टाइम नहीं होती है, तो जब भी हम समय आता है आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊँगा जब भी हम लाइव आएंगे या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वहाँ से आपको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो समय की सीमा कोई नहीं है, 24/7 आप स्टूडेंट है। अगर आप कोई वर्किंग नहीं गए, कोई भी आपके पास कोई समय की पाबंदी नहीं है, तो 24/7 आप पढ़ाई कीजिए। जब तक आपको जॉब नहीं लगता है तो आप ले